आजकल जोड़ों के दर्द के कारण से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं और लगभग उनकी सामान्य जो ज़िंदगी है वो बड़ी अस्त व्यस्त हो गई है क्योंकि उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। कभी कमर में दर्द होता है, कभी घुटने में दर्द होता है, कभी उनके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप एक बात पर ध्यान देंगे कि जो भी दर्द हो रहा है, जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है, वो किसी न किसी जोड़ पे ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम ऑर्थराइटिस कहते हैं, गठिए का दर्द कहते हैं या वात संधि का दर्द कहते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से जो परेशानियां बढ़ रही है, उस परेशानियों से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस विषय पे ध्यान देने की कोशिश करें। और अक्सर हम जोड़ों के दर्द के लिए हम किसी पेन किलर का सहारा लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ये दर्द तो हमेशा अब आजीवन रहने वाला है। तो ऐसे स्थिति में क्या हमारे पास एक ही समाधान है कि हम सिर्फ दवाइयों को खाकर दर्द को दबाएं, या फिर अगर घुटने का दर्द हो रहा है तो क्या घुटने का रिप्लेसमेंट हम करा लें? हमारे पास क्या उपाय है? एक बाबूजी को मैंने बहुत करीब से देखा, उनको जोड़ों का दर्द रहता था, गठिए का दर्द रहता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और ख़ास तौर से जाड़े के दिनों में उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद में वात रोग कहा जाता है। वात रोग यानी गैस से होने वाली समस्या। अब एक बात जो समझने की है कि गैस से होने वाली जो समस्या है, जिसके कारण से जोड़ों में दर्द हो रहा है और धीरे धीरे दर्द इतना ज़्यादा बढ़ता है कि शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ों के दर्द में जो वात रोग की समस्या है, गैस की जो प्रॉब्लम है, उसके गुण धर्म को अगर हम समझ लेंगे तो हमारी समस्या को सुलझाने में हमें बड़ी सहूलियत मिलेगी, बड़ा समाधान मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप याद करें कि आपके कमरे में कोई धूप नहीं जा रही है, लेकिन आपने किसी कपड़े की सफाई की है, कमरे में ही आपने डाल दिया है, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि गीला कपड़ा भी आपका सूख जाता है बिना किसी धूप की रोशनी के। यानी डायरेक्ट सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कपड़ा सूख जाता है। उस कपड़े के सूखने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है, आपके कमरे में उपलब्ध वायु का योगदान होता है। वायु का गुण होता है कि वायु के संपर्क में जो भी चीज आती है, वायु उसको सुखा देती है। ठीक ऐसे ही स्थिति हमारे शरीर के अंदर की है। जैसे बाहर की वायु गीले वस्त्रों को सुखा देती है, वैसे ही हमारे अंदर की जो वायु है वो हमारे अंदर के उन स्थानों पे आसानी से प्रवेश करती है और जहां जहां शरीर में खाली जगह है उन जगहों पे गैस रहती है। जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस की समस्या है, वायु का दोष है, उस इंसान के शरीर के जोड़ों में, क्योंकि हमारे सभी जोड़ों में खाली जगह होती है और उन जगहों पे, उन खाली जगहों पे गैस बहुत सुगमता से प्रवेश कर जाती है, वायु बहुत सुगमता से प्रवेश कर जाती है। और वायु जब प्रवेश करती है तो वो वायु उस स्थान पे ज़्यादा लंबे समय तक जब रहती है तो धीरे धीरे उस स्थान को, उस स्थान की तरलता को सुखाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वायु के संपर्क में किसी भी जोड़ में, जैसे आप अपने हाथ के जोड़ को देख लें, आपने अपने हाथ के इस कलाई के जोड़ को देखें, उंगलियों के जोड़ों को देखें, तो उंगलियों में मूवमेंट के लिए, कलाई में मूवमेंट के लिए आपको चाहिए कि वहां पे कुछ खाली जगह है, ताकि जैसे दो जोड़ों में अगर मूवमेंट होगा तो जरूर कुछ खाली स्पेस होगा, तभी वहां पे मूवमेंट बेहतर हो सकता है। और जैसे किसी भी मशीनरीज में जहाँ पे दो मूवमेंट करने वाले पार्ट्स मिलते हैं तो वहाँ ग्रीज होता है, वहाँ चिकनाई होती है, ताकि घर्षण कम हो और बहुत आसानी से मूवमेंट होता रहे और मोड़ों पे कोई तनाव ना हो। यही स्थिति हमारे शरीर के साथ भी आती है। हमारे शरीर में जिन जिन मोड़ों पे, जिन जिन जोड़ों के ऊपर खाली जगह है, अगर हम गैस की समस्या से परेशान हैं, हम वात रोग से परेशान हैं, हमको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहती है, तो निश्चित तौर से वो हमारे शरीर की अंदरूनी वायु उन जगहों पे चली जाएगी जहां पे खाली स्थान है। और खाली स्थान वायु को सारे जोड़ मिलते हैं, चाहे वो कंधे का जोड़ हो, चाहे घुटने का जोड़ हो, चाहे उंगलियों का जोड़ है, चाहे कलाई का जोड़ हो, चाहे कमर का जोड़ हो, सभी जोड़ों पे, सारे जॉइंट्स में खाली जगह मिल जाती है और उन खाली जगहों में वायु को प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। और लंबे समय तक अगर वायु रहती है, जैसे अगर किसी इंसान को लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहती है, तो वहां के तरलता को, वहां की चिकनाहट को वायु धीरे धीरे खत्म करने लगती है और तरलता के सूखने के साथ ही घर्षण तेज होता है जोड़ों में
और घर्षण के बढ़ने के साथ ही हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे आप जब चलेंगे तो आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके पैर की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों के संधि के ऊपर, इसलिए संधिवात बोलते हैं उसको, संधि में वात की समस्या होने के कारण से, गैस की समस्या होने के कारण से ये तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई है। तो अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपनी समस्या को ठीक करूं, तो उसे उन जोड़ों को ठीक करने के लिए, जैसे अक्सर समस्या ये आ जाती है कि हम घुटने को ही रिप्लेस करा दें, घुटने को बदलवा दें। समस्या घुटने को बदलवाने से ठीक नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ समय के लिए घुटने को बदलवाने से आपकी समस्या ठीक होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब सोचने की ये बात है कि अगर वायु का प्रकोप ऐसे ही रहेगा जैसा अभी है, तो निश्चित तौर से वहां के जोड़ जो नए लगे हैं वो भी धीरे धीरे सूख जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते उनका घर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उनके बीच का घर्षण जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में वो जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा जो हमने लगाया है, वो धीरे धीरे वो भी घिस जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद समस्या आपकी फिर से शुरू हो जाएगी, वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो वैसे स्थिति में हम क्या करें? वैसे स्थिति में हमारे पास जो सबसे सुंदर समाधान है कि जो कारण है वात, जो कारण है गैस की समस्या, वायु की समस्या, उसको खत्म करें। और वो समस्या शुरू होती है हमारे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के कारण से, छोटी और बड़ी आंत की गंदगी के कारण से। जैसे आप देखें, गैस की समस्या के लिए कई बार हम दवाइयां खाते हैं। गैस की समस्या दवाइयों के खाने से ठीक नहीं होगी। गैस की समस्या ठीक होगी छोटी और बड़ी आंत की स्वच्छता से, उसकी सफाई से। अगर शरीर के आंतों में गंदगी फंसी हुई है और गंदगी जमा है, तो निश्चित तौर से उस गंदगी से गैस बनेगी, बदबू आएगी। जैसे आपके कमरे में अगर बहुत सारा कचरा है और सड़ा हुआ कचरा है, तो आपके घर में बदबू फैलनी शुरू हो जाएगी। बदबू खत्म करने के लिए आप रूम फ्रेशनर अगर डालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा जैसे कमरे में अब बदबू नहीं है, अब खुशबू आ गई है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही रूम फ्रेशनर का सुगंध खत्म होगा, वैसे फिर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी पेन किलर हैं वो कुछ हद तक रूम फ्रेशनर का ही काम करते हैं। तो हम कब तक हम रूम फ्रेशनर का छिड़काव करेंगे और कब तक हम इत्र का छिड़काव करेंगे या सुगंधी का छिड़काव करेंगे? बेहतर तो यही होगा कि डस्टबिन में पड़े हुए कचरे को ही हम निकाल कर बाहर फेंकें, डस्टबिन की सफाई करें। जिन कारणों से बदबू फैल रही है, और बदबू भी गैस के फॉर्म में आ रही है, क्योंकि सड़न तो एक जगह पे है, लेकिन उस सड़न की बदबू आपके तक पहुंचने के पीछे गैस ही माध्यम है, वायु ही माध्यम है। तो उस सड़न के उस कारण को ही खत्म करें, और जैसे ही डस्टबिन की सफाई होगी, वैसे ही हमारे कमरे की बदबू खत्म हो जाएगी। यही हालत लगभग हमारी छोटी और बड़ी आंत की होती है। जब वो डस्टबिन की तरह उसके अंदर बहुत सारा कचरा हो जाता है, तो धीरे धीरे गैस बननी शुरू हो जाती है, और वो दूषित गैस, वायु की जरूरत शरीर में है, लेकिन जो विकृत वायु अगर होती है, यानी बदबूदार वायु अगर शरीर में हो जाए, तो वो जहां भी जाएगी वो हमारे जोड़ों के तरलता को धीरे धीरे सुखाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे स्थिति में हम उसी को समाप्त करें जिनके कारण से हमें वात की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि जाड़े के दिनों में जो समस्या लोगों को हो रही है, कारण सिर्फ एक है कि जाड़े के दिनों में ठंड के कारण से हमारी आंतें ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, और आंतों के सिकुड़ने के कारण से आंतों के अंदर फंसी हुई गंदगी और ज़्यादा अस्थायी रूप से एक ही जगह पर रुक जाती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और कब्ज की समस्या बनी रहती है। और कब्ज की समस्या के कारण से हालत ऐसी होती है कि जोड़ जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हो रहे हैं और ठंड में जोड़ों का दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अभी से अगर आप अपने कब्जियत की समस्या को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप अगर पानी का सेवन शुरू कर देते हैं, क्योंकि शरीर की अंदरूनी स्वच्छता में सबसे ज़्यादा और सबसे सहूलियत और सुगमता से शरीर की अंदरूनी सफाई अगर कोई करता है, तो वो हमारा सुबह का जल है, जो 1.25 लीटर पानी है, 1250 ml पानी। अगर उसका सेवन आप शुरू कर देते हैं, तो निश्चित तौर से आपको कब्जियत से
राहत मिल जाएगी और कब्ज की राहत मिलने के साथ में गैस की जो समस्या है वो भी खत्म होने लगेगी। और गैस की समस्या जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे आपके शरीर में, आपके जोड़ों में जो तरल पदार्थ है, शरीर हमेशा तरल पदार्थ को बनाते रहता है, तो गैस जो सुखा रही है उसको हमने जैसे ही खत्म किया वैसे ही शरीर के तरफ से तरल पदार्थ तो हमेशा बन रहे हैं, तो नमी, तरलता, चिकनाहट बननी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के जोड़ों को पर्याप्त मात्रा में तरलता मिलनी शुरू हो जाती है, चिकनाई मिलने लगती है। नतीजा ये होता है कि जोड़ों का दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब मैं जिस बाबूजी की बात कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे इलाज कराए, कोई दवाई नहीं उन्होंने छोड़ी थी, लगभग 25-30 सालों तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और उन्हें बहुत सारे भोजन को मना कर दिया गया था कि आप इस खाने को नहीं खाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने गैस की समस्या को ठीक करना शुरू किया, कब्ज की शिकायत उनकी ठीक हुई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनकी ठीक हुई, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हुई, वात की समस्या खत्म हुई, हालत ऐसी हो गई कि धीरे धीरे उनके जोड़ों में तरलता यानी चिकनाहट आनी शुरू हो गई और आहिस्ते आहिस्ते जोड़ों का दर्द भी उनका ठीक होना शुरू हो गया। उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो दिनचर्या था, वो ऐसा था कि वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो सरकारी विभाग में काम करते थे और सरकारी विभाग में ऑफिस का काम था, यानी बैठने का काम ज़्यादा वो करते थे। तो जो लोग भी, जो भी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉय या जो कोई भी सरकारी अधिकारी जब बैठने का कार्य लंबे समय तक करता है तो उनके जोड़ों का जो मूवमेंट है, चाहे वो हाथ के जोड़ों का हो या पैरों के जोड़ों का हो, वो मूवमेंट कम हो जाता है। और लगातार जैसे भोजन किया और बैठ गए, काम करने लगे, तो आंतों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे आंतों की सक्रियता कमज़ोर होने लगती है और आंतों की शक्ति भी कम होने लगती है। सक्रियता के कम होने के साथ साथ आंतों की शक्ति भी कम होनी शुरू हो जाती है। और जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत हमारी अग्नि का केंद्र है। छोटी आंत में सक्रियता जब कम होती है तो धीरे धीरे अग्नि तत्व की कमी हो जाती है और अग्नि तत्व की कमी होने का नतीजा ये होता है कि जो कुछ भी भोजन हम करते हैं वो ठीक से नहीं पचता है और जब भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा या वो गैस बनाएगा और जब गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगी तो सभी जोड़ों में धीरे धीरे वो पूरे शरीर के अंग अंग में फैलनी शुरू हो जाएगी और बाद में चलकर लंबे समय तक अगर इसी दिनचर्या का पालन हम करते हैं तो धीरे धीरे हालत ये होगी कि हमारे अंग अंग में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत साधारण उपाय है, आप चाहें तो आपकी समस्या ठीक हो सकती है। सबसे पहले आप सुबह में 1.25 लीटर पानी पीना शुरू करते हैं। अगर गर्म गुनगुना पानी पीते हैं जाड़ों के दिनों में तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगा, क्योंकि गर्म गुनगुना पानी पीने से गर्मी के कारण से आंतों में फैलाव हो जाता है। हमारी जो आंतें हैं, छोटी और बड़ी आंत, वो रबर की तरह हैं। जब गर्मी के गुणधर्म वाले पानी को जब हम डालते हैं तो धीरे धीरे आंतें हमारी फैलती हैं और आंतों के फैलने के कारण से होता है कि हमारी जो गंदगी अंदर की है बहुत सहूलियत से जल के प्रभाव के साथ वो गंदगी बाहर निकल जाती है। तो आप 2-3 चीज़ें आप चाहें तो करें। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या सिटिंग जॉब किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, अगर आप सिटिंग जॉब यानी बैठकर काम करने की आदत आपको है या आपकी जो शैली है जिसमें बैठकर काम करना है, तो बेहतर यही होगा कि आप जरूर सुबह या शाम के वक्त में कुछ एक्सरसाइज करें। आपके मूवमेंट, आपके आंतों में, छोटी बड़ी आंतों में मूवमेंट हो ताकि उनकी सक्रियता के साथ में अग्नि तत्व में बढ़त हो और अग्नि तत्व के बढ़ने के साथ में पाचन क्रिया प्रॉपर आपकी शुरू हो जाए। खास तौर से मैंने देखा है कुछ लोगों को जो स्वस्थ हैं, अभी कोई समस्या नहीं है, तो अक्सर वो ये कहते हैं कि हमें कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, हमें कोई पहलवान नहीं बनना है, इसलिए हम कोई एक्सरसाइज क्यों करें, हम जैसे हैं ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके शरीर में अग्नि तत्व में अगर जब कभी भी कमी आ जाएगी, जो आती है कमी समय के साथ में, अगर इंसान फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो उसके छोटी आंत की ऊर्जा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि अग्नि तत्व में कमी आनी शुरू हो जाती है और अग्नि तत्व में जब कमी आती है तो पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है और पाचन क्रिया के डिस्टर्ब होते ही शरीर में खाना नहीं पचता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर गैस की समस्या शुरू होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है और उसी के नतीजे में जोड़ों का दर्द है, चाहे वो घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे कंधे का हो, चाहे शरीर के अंग अंग में जोड़ों का दर्द हो, सभी के पीछे कारण एक ही है और वो है कॉन्स्टिपेशन। और जैसे जिन लोगों को
जिन लोगों के शरीर में अग्नि की मात्रा कम होती है, अग्नि तत्व में कमी आती है, अक्सर उनके पाचन क्रिया के बिगड़ने के साथ उनको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको बीपी की भी समस्या शुरू हो जाती है, उनको बाद में हार्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जिन लोगों का बीपी ज़्यादा बढ़ता है उन्हीं लोगों को कभी कभी लकवा का स्ट्रोक भी लग जाता है। तो वैसे स्थिति में मुझे बात याद आ रही है, कुछ साल पहले एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी। वो कहते थे कि जब मैं लगभग 35 साल का था तो उस समय अपने फ्लैट से बाहर सुबह में जब लोगों को देखता था सड़क पे टहलते हुए तो मुझे हंसी आती थी लोगों के ऊपर, और मैं ये सोचता था कि ये लोग कैसे हैं, सवेरे सवेरे उठकर टहलने चले जाते हैं, टहलने से क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि लगभग 10 वर्ष के बाद, लगभग 45 वर्ष के जब हुए और जब डॉक्टर ने बताया कि आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी की समस्या है, और डॉक्टर से जब उन्होंने पूछा तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आप भी सुबह में टहलना शुरू करो। तो अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं भी टहलता हूँ और जितना लोगों को मैं देखता था टहलते हुए उससे ज़्यादा मैं टहलता हूँ। तो सोचने की बात है, कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे हैं कि दूसरों को एक्सरसाइज करते हुए, दूसरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए देखकर हम ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज ज़रूरत नहीं है, कल अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो निश्चित तौर से आपको फिर उसी स्थिति में जाना पड़ेगा और वही समाधान के लिए आपको उन्हीं गतिविधियों को भी दोहराना पड़ेगा जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप चाहे पैसे कितने भी कमाएं, पैसों को कमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैसे कमाएंगे और बीमार हो जाएंगे और बीमार होने के बाद उन पैसों को आप जाकर किसी हॉस्पिटल में दे देंगे इलाज के नाम पे, तो फिर पैसे आपके पास है नहीं, तो जिंदगी भर की जो आपकी कमाई है वो फिर से आपकी ही आंखों के सामने आपसे दूर जाते हुए दिखाई देगी। तो क्या उस समय आपको खुशी होगी? तो बेहतर यही होगा कि कोई बीमारी हो जाए उसके बाद हम इलाज कराएं, दवाइयों पे पैसे खर्च करें, तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी से हम अपने आप को जागरूक रखें अपने स्वास्थ्य के प्रति कि हमको इस तरह की समस्या आए ही नहीं। तो बेहतर है कि शरीर की प्रकृति जो है, जो उसकी मांग है, उसको पूरा करें और अपने आप को समस्याओं से मुक्त रखें। आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं अपने दिनचर्या में। जैसे जिन लोगों को बैठकर काम करना होता है या आराम तलब ज़िंदगी जो लोग जी रहे हैं, अपने भोजन में 2-3 चीज़ें शामिल करें। जब आप रोटी बनाते हैं, फुलके बनाते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि आटे हम खरीद कर लाते हैं बाहर से, बहुत महीन बारीक आटे होते हैं, मैदे जैसे चिकने आटे होते हैं। तो वैसे आटे को ना लें। आटे वो ठीक हैं जो थोड़े रवेदार हों, जिसमें थोड़े चोकर हों। जैसे आटे में चोकर मिलता है, छन्नी से जब छानते हैं तो आटे से जो डस्ट निकलता है, चोकर निकलता है, वो रिच डाइट है कैल्शियम का, और कैल्शियम की ही ज़रूरत पड़ती है जोड़ों के लिए। तो अक्सर चोकर को माताओं को, बहनों को मैं देखता हूँ कि वो बाहर फेंक देती हैं या जानवरों को खिला देती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप उस आटे के चोकर को आप अपनी रोटी में मिलाकर खाएं, और जितनी मात्रा में चोकर आपके शरीर में जाएगा उतनी मात्रा में फाइबर की बढ़त होगी। और चोकर का काम होता है शरीर की सफाई करना अंदरूनी, और कैल्शियम को देना। तो कैल्शियम जितनी मात्रा में आपके शरीर में उसकी बढ़त होगी उतनी मात्रा में आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, और चोकर जितना ही शरीर में जाएगा उतना ही ज़्यादा रेशे बढ़ेंगे, फाइबर बढ़ेंगे, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम खत्म होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, वात रोग की समस्या खत्म होगी, और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में भी, यानी चमड़ी में, स्किन में ग्लो आनी शुरू हो जाएगी। तो आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप किसी आटे चक्की में जा सकते हैं, वहाँ आटे चक्की वाले भैया से बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास साफ स्वच्छ चोकर हो तो वो आप मुझे दे दो। चोकर को लेकर आप घर में आएँ, एक सूखी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छी बात है, सूखी कढ़ाई में चोकर को आग पे भून लें, यानी चोकर जब लाल हो जाए तो उस चोकर के लाल होने के बाद से आप चाहें तो गुड़ का चाशनी बना सकते हैं। गुड़ के चाशनी को बनाकर चोकर को मिला लें और चोकर के छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लें। उन छोटे छोटे लड्डू को जब आप तैयार करें तो रात्रि के वक्त में जब आप भोजन कर लेते हैं, और भोजन करने के बाद लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद एक चोकर का लड्डू आप खाएं। और उस चोकर की लड्डू की हालत ऐसी होती है कि एक लड्डू अगर किसी को दे दिया जाए और कहें कि आप जल्दी जल्दी खा लो, तो इंसान जल्दी जल्दी खा नहीं सकता है, क्योंकि उसे बहुत चबाना पड़ता है। और स्लाइवा यानी जो लार हमारे
मुंह के अंदर तैयार होता है, ऐसा लगता है सारा का सारा चोकर लार को सोख लेता है, यानी चिकनाहट आती ही नहीं जल्दी। कितनी भी जल्दी दें और कितनी भी जल्दी करें किसी इंसान को एक लड्डू देकर कि आप जल्दी से इसको खा लो, तो असंभव बात है। लगभग एक लड्डू को खाने में आपको 3, 4, 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। पानी के साथ निकलना नहीं है। इतना चबाएं कि इतना सलाइवा बने, इतना लार तैयार हो कि वो सलाइवा और लार के सहयोग से ही गले के नीचे उतरे, और जब गले के नीचे उतर जाए पूरी तरीके से, जब नीचे चला जाए, तो फिर आप गर्म गुनगुना पानी पी लें। रात्रि में सोने से पहले अगर ये कार्य आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे सुबह में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि सुबह में आप 1.25 लीटर पानी पिएंगे और आपके शरीर में रिसों की मात्रा, चोकर की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि वो झाड़ू लगाने की तरह आपके पूरी आंतों की सफाई चोकर कर देगा। और संधिवात, जोड़ों के दर्द में इससे बेहतर इलाज मैंने नहीं देखा है, और मैंने कई लोगों के ऊपर प्रयोग किया है, खासतौर से डायबिटीज़ के मरीजों के ऊपर भी प्रयोग किया गया, जो बीपी की समस्या से शिकार हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर भी प्रयोग किया है मैंने उन लोगों के ऊपर भी प्रयोग किया है जो बवासीर से यानी पाइल्स से परेशान होते हैं, क्योंकि पाइल्स और बवासीर भी गठिए का दर्द की तरह कॉन्स्टिपेशन की ही प्रॉब्लम है, वात की ही प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे चोकर के इस सेवन से आप देखेंगे, लड्डू के सेवन से आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अद्भुत रौनक चली आ रही है, जोड़ों का दर्द खत्म होने लगता है, आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो रही है, आपके शरीर में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ रही है, आपके शरीर में जैसे कैल्शियम 40 साल की उम्र के बाद कैल्शियम का बनना कम हो जाता है, तो कैल्शियम की बढ़त शुरू होगी, क्योंकि कैल्शियम का रिच डाइट है, रिच सोर्स है चोकर, उसको आप चाहें तो लें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो सिर्फ दिनचर्या में बदलाव करने से, जब कभी भी गैस की प्रॉब्लम हो रही हो, जब कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, तो बस आपके लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन है। आपका शरीर कह रहा है कि देखो अब जोड़ों के दर्द की शुरुआत होने वाली है, तो बेहतर होगा कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लें, गैस की समस्या को ठीक कर लें। जिस किसी भी भोजन के खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जैसे मांसाहारी भोजन, नॉन वेजिटेरियन फूड के खाने से, बहुत तेल मसाले वाले खाने को खाने से, मैदे वाली चीज़ें खाने से, फास्ट फूड के खाने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है और गैस की प्रॉब्लम शुरू होती है, तो आप उनको ख़त्म करें। अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है या बीपी की समस्या रहती है या पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनको प्राकृतिक भूख नहीं लगती है, और प्राकृतिक भूख नहीं लगने का नतीजा ये होता है कि हमारी जो जुबान है वो स्वादिष्ट भोजन को ढूंढना शुरू कर देती है। और स्वादिष्ट भोजन का मतलब है कि तेल मसाले वाले भोजन करेंगे, ज़्यादा स्पाइसी भोजन करेंगे, और ज़्यादा स्पाइसी भोजन करने से, ज़्यादा लजीज भोजन करने से धीरे धीरे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की बढ़त होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप अगर प्राकृतिक रूप से भूख का आनंद लेना चाहते हैं, तो प्राकृतिक भूख का आनंद तो वही ले सकता है जिसको कब्ज की शिकायत ना हो। और कब्ज की शिकायत अगर हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, तो फिर आपको सिंपल रोटी, दाल, चावल, सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। फिर तो आप चाहेंगे कि कुछ तड़केदार, मसालेदार, कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन दिया जाए मुझे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ में जैसे जैसे लोगों को कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वैसे वैसे उनकी ज़ुबान ज़्यादा टेस्टी भोजन मांगना शुरू कर देती है। फिर वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं, जबकि डॉक्टर साहब ने मना किया है कि भाई ऐसे खाने खाने से आपको परेशानी बढ़ेगी, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे दो, क्योंकि शरीर में प्राकृतिक भूख तो लग नहीं रही है, और प्राकृतिक भूख नहीं लग रही है तो वो आर्टिफिशियल भूख के कारण से वो स्वादिष्ट भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो इनके ऊपर आप विचार करें, और जो फायदेमंद भोजन है, जो आसानी से पचने वाला भोजन है, उस भोजन को करें। स्वाद के पीछे ना भागें, स्वास्थ्य के बारे में सोचें। जो स्वास्थ्यकर भोजन है उसके ऊपर चिंतन करना शुरू करें। मैं तो देखता हूं कि लोगों की परेशानियां बीमारियों के कारण से नहीं होती। इंसान परेशान बीमारियों के कारण से नहीं है, इंसान परेशान अपनी 3 इंच की जुबान के कारण से है। ये जो 3 इंच की जुबान है ना, ये जुबान अपनी मनमानी करते रहती है और इंसान उसके पीछे दौड़ते रहता है, क्योंकि वो जो कहती है वही हम करने लगते हैं। और नतीजा ये होता है कि जुबान को तो सिर्फ मतलब है अपने स्वाद के लिए
जुबान तो स्वाद ले लेती है, उसके बाद गले में डाल देती है, फिर मर्जी शरीर की कि अब जो भी सजा भुगतनी है शरीर को भुगतनी है। मुझे तो लगता है कि हालत ऐसी हो जाती होगी कि जब स्वादिष्ट भोजन जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो जुबान तो बड़ी खुश होती है, बड़ी आनंद लेती है, लेकिन पेट बेचारा नीचे से रो रहा होगा, कहता होगा ओह क्षमा करो, फिर से मुझे सजा देने के लिए, फिर से तुम ये खतरनाक भोजन क्यों डाल रहे हो मेरे अंदर। लेकिन हमारी हालत तो ऐसी है कि जुबान, 3 इंच की जुबान हमारे इस 5 और 6 फीट के शरीर का बेड़ा गर्द कर देती है। लेकिन हमारा मन है कि बस मानता ही नहीं, तो हम तो अपने मन के गुलाम हैं। और जब मन मानता नहीं, जुबान को मना पाते नहीं, समझा पाते नहीं, हम पेट का कहते हैं कि कीमा निकाल देते हैं। बेचारी छोटी और बड़ी आंत परेशान रहती है, हार्ट कमज़ोर होता है, ब्रेन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लीवर और किडनी भी खराब होने लगती है। फिर हम चिकित्सकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अच्छे जीवन को जी रहा हूँ, फिर भी इतनी परेशानी क्यों है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर ध्यान दें, अपनी इस जुबान के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसकी गुलामी न करें। अगर उसकी गुलामी आप करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अगर आपको सुनना ही है तो पूरे शरीर की सुने, अपनी आंतों की सुने, अपने आत्मा की आवाज़ को सुने। बीमारियों से मुक्ति अगर चाहिए तो स्वाद के चक्कर में न पड़ें, स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करें।